हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंगनहॉज। ठीक है, और ये प्रयोग होता क्या है उसके बारे में पहले हम सब लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंगनहॉज, इससे हम सब लोग कोई एक अगर धातु है तो उसकी ऊष्मा चालकता के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि ऊष्मा चालकता उसकी कितनी अच्छी है, वो कितनी आसानी से ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने देगा या अपने अंदर से कितनी आसानी से जाने देगा, ये इसके बारे में बताता है। शुरू करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है, जो विभिन्न धातुओं की ऊष्मा चालकताओं की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रयोग में अलग अलग धातुओं की छड़ों पर मोम की परत लगाकर उन्हें एक तरफ से गर्म किया जाता है। छड़ों पर पिघले मोम की लंबाई को मापकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऊष्मा चालकता पिघले मोम की लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा ऊष्मा का चालक होगा। अब यहाँ से देखिए, ये है आपका एक बीकर। इसमें दो चीज़ें आप डाल सकते हैं। पहला, एक उबलता हुआ पानी या फिर गर्म तेल। क्लियर बात। और इसमें ये देखो कई सारी निकले हुए हैं, आपके छिद्र हुए हैं, और इन छिद्रों पर हम लगा देंगे कार्क, ताकि जो है यहाँ से पानी बाहर स्रावित ना हो, बहे ना। और ये जो छड़ें लगाई गई, ध्यान से समझिए, ये जो छड़ें हैं यहाँ पर आपके देख सकते हैं, ये जो छड़ें हैं, इन छड़ों की लंबाइयाँ बराबर बराबर, हर एक छड़ अलग अलग पदार्थ की हैं। देखो, ये है तांबा, ये एल्यूमिनियम का बना, ये लोहे का बना और ये कांच का बना। इनके ऊपर देखो ये मोम लगाई गई, मोम की परत यहाँ, मोम की परत यहाँ, मोम की परत यहाँ, मोम की परत यहाँ। ये टेढ़ा रखा गया, इसीलिए आपको लगता है कि इसमें कम मोम चढ़ाया गया। नहीं, मोम की लंबाई सभी में बराबर होती है, सभी में बराबर बराबर मोम की परत चढ़ाई जाती है। किसी में ऐसा नहीं है कि मोम की परत ज़्यादा हो या किसी में कम हो। क्लियर बात। ये इतना प्रोसेस होता है। अब होगा क्या, जैसे ही हम इस पदार्थों को अंदर छिद्र में लगाएंगे तो छिद्र के अंदर तो पानी भरा हुआ है या तेल गर्म है, वो क्या करेगा, वहाँ से जो है ऊष्मा किस ओर आएगी, इनमें आएगी। इन पदार्थों में एल्यूमिनियम, कॉपर और लोहे में क्या होगा, ऊष्मा आने लगेगी। तो जाहिर सी बात है, इनके ऊपर जो ये परत चढ़ाई गई है, ये परत जो मोम की चढ़ाई गई है, ये भी गर्म होगी, इनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी लंबाई भी बढ़ेगी। यही चीज़ तो हमने पढ़ा है, रेखीय प्रसार। तो लंबाई बढ़ेगी और लंबाई को हम नाप कर पता लगा सकते हैं। अगर जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी ऊष्मा चालकता भी ज़्यादा होगी। ये पैटर्न ऐसे होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक, तो प्रयोग विधि हम देखते हैं। इस प्रयोग में एक बर्तन लेते हैं। ठीक है, एक बर्तन हम ले लेते हैं। ठीक, इस प्रयोग में एक बर्तन लेते हैं जिसमें पार्श्व में छेद होते हैं। पार्श्व मतलब जो समांतर, सामने की ओर, हमारे सामने की ओर जो बर्तन की पृष्ठ होती है, उसमें कई सारे छेद लेते हैं, जिनमें कार्क की सहायता से, कार्क हमने बताया था जो बहने से, द्रव को बहने से रोकता है। ठीक है, तो सहायता से भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें लगा दी जाती हैं। इन छड़ों की समान लंबाइयाँ बर्तन से बाहर निकली हुई होती हैं। बर्तन से बाहर जो इनकी लंबाइयाँ होती हैं, बराबर लंबाइयाँ निकली होती हैं, जिन पर समान दूरी तक मोम की परत, मोटी परत, समान मोटाई की परत और समान दूरी तक चढ़ाई जाती हैं या चढ़ाते हैं। प्रयोग करने के लिए बर्तन में एक गर्म तेल या उबलता जल भर देते हैं, जिससे छड़ों का एक सिरा
तेल के ताप या जल के क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होगा उस पर, या तेल के ताप पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाता है। तथा इन छड़ों में ऊष्म संचरित ऊष्मा द्वारा मोम गलना आरंभ हो जाता है, जो हमने बताया था अभी। स्थायी अवस्था आने पर मोम का गलना बंद हो जाता है। स्थायी अवस्था का मतलब क्या है, जब तापमान क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब ताप क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए। ताप क्या हो जाए भैया, नियत हो जाए, तब उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, स्थायी अवस्था। तो स्थायी अवस्था भाई, तापमान नियत हो जाता है लेकिन ऊष्मा का संचरण होते रहता है, ऊष्मा जाती रहती है और उस ऊष्मा की हानि वातावरण में हो जाती है, कोई बात नहीं। तो स्थायी अवस्था का मतलब है कि पूरे के पूरे आपकी जो चढ़ाई गई है इन सभी धातुओं के ऊपर जो मोम लगाई गई है, उन सभी की तापमान भी नियत हो जाते हैं। ठीक, तो मोम जो होता है साम्य अवस्था में आने पर या स्थायी अवस्था में आने पर गलना बंद हो जाता है। छड़ों पर मोम की लंबाइयां अलग अलग होना यह सिद्ध करता है कि छड़ों के पदार्थ की ऊष्मा चालकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्लियर बात। अब निष्कर्ष क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, तो इंगनहॉज प्रयोग से पता चलता है कि विभिन्न पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं उनके पिघले हुए मोम की लंबाई, जब पिघला तो मोम की लंबाई बढ़ी तो वही लंबाई L के वर्ग के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी उतने ज़्यादा चालकता उसकी होगी। तो K समानुपाती L², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक कांस्टेंट C जुड़ेगा और C एक समानुपातिक नियतांक है। फिर आगे, इस प्रयोग का उपयोग विभिन्न धातुओं की ऊष्मा चालकता करने के ऊष्मा चालकता की तुलना करने के लिए या पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसकी ऊष्मा चालकता ज़्यादा है। अब महत्व क्या है, महत्व, तो यह प्रयोग दर्शाता है कि धातु की जो छड़ों की ऊष्मा चालकताएं मजबूत होती हैं, कितनी मजबूत होती हैं, और जिन धातुओं में ऊष्मा चालकता अधिक होती है उन पर मोम तेजी से, अधिक तेजी से और अधिक लंबाई तक पिघलता है। ये महत्व बताता है, इसके बारे में ये पता चलता है। क्लियर बात। अब हम सब लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, विकिरण तथा विकिरण ऊर्जा। वैसे हम सब लोग विकिरण के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब विकिरण ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अब विकिरण होता क्या है ये चीज़ समझिए। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप, ये आपका क्या है, बीकर है, बर्नर है, और ये आपका बीकर है। ठीक, अब होता क्या है कि नीचे से जैसे ही हम इसको जलाएंगे तो ये बीकर क्या होगा, गर्म होगा। इसके जो द्रव के कण हैं, जो द्रव के कण हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, और जो ऊपर वाले कण हैं, जो ऊपर वाले कण हैं वो कहाँ आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। यही पैटर्न होता है, ऊपर वाले कण नीचे आते हैं और जो नीचे वाले कण होते हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं भैया। कहाँ जाते हैं, ऊपर, ये ऊपर जाते हैं। ठीक, ये ऊपर जाते हैं, ये ऐसे। ठीक, ये होता है। अब कुछ हिस्सा जो दिखाई नहीं देगा, देखो यहाँ से जहाँ से ये बीकर जल रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखी गई है, इन दोनों के बीच गैपिंग है, यानी ये ऊष्मा यहाँ से यहाँ अपने आप पहुँच रही है। इसी को रेडिएशन कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ये गर्म होता है विकिरण के द्वारा, बर्तन कहने का मतलब। ठीक, और पहले बर्तन नीचे से आग के द्वारा ये बर्तन किसके द्वारा गर्म होता है, रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। और अगर इसमें कोई छड़ लगा देंगे तो इस बर्तन, पहले तो ये बर्तन गर्म होगा चालन विधि द्वारा, तो ये बर्तन की ऊष्मा या जो तापमान है वो यहाँ से यहाँ की ओर जाने लगेगी। तापमान में अंतर आ जाएगा, यहाँ का तापमान कम, यहाँ का ज़्यादा होगा बर्तन का, इस बीकर का। तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ जाने लगेगी, यहाँ से ऊष्मा यहाँ जाने लगेगी। अब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली गई। अब ऊष्मा एक जगह से जब दूसरी जगह चली जाती है भैया, समझिए, तो ये वस्तु का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इस देखिए, क्षण का प्रयोग हुआ है। तो किसी वस्तु के द्वारा जब ऊष्मा एक जगह दूसरी जगह जाती है बिना कणों के इधर उधर गति करने से, तो वो चालन विधि द्वारा
होता है तुम्हारा ऊष्मा स्थानांतरण। और ये पानी जो ऊपर नीचे आ जा रहा है, गर्म होकर के नीचे ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला पानी ठंडा जो है वो उसका घनत्व तो ज़्यादा, वो नीचे आ रहा है, तो ये होता है कन्वेक्शन। इसको कहा जाता है संवहन ऊष्मा। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम इनसे बारे में समझते फिर यूज देखेंगे। तो विकिरण डेफिनेशन फिर से हम बता रहे हैं, यह ऊष्मा संचरण का वह तरीका है जिसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है तथा इसे किसी माध्यम या पदार्थ, माध्यम मतलब पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ से वहाँ तक ऊष्मा गर्म होने के लिए जाने के लिए। यह सबसे तेज तरीका, उदाहरण एक हीटर से निकलने वाली गर्मी, ये विकिरण ही है तुम्हारी। और नोट में कुछ चीज़ें जो सबसे खास हैं। विकिरण ऊष्मा संचरण की सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, खासकर जब ऊष्मा एक लंबी दूरी तक यात्रा करनी हो, जब ऊष्मा बहुत दूर जानी हो, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम सब लोग ऊष्मीय विकिरण का यूज करते हैं या विकिरण का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो विकिरण द्वारा आती है, ये सबसे खास एग्जाम्पल है इसका। अब ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा का मतलब अवरक्त भी होता है। ऊष्मीय ऊर्जा या अवरक्त विकिरण ऊर्जा सेम एक ही चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखिए। विकिरण क्या है वो चीज़ तो क्लियर है, ऊष्मीय या अवरक्त अगर कहेगा तो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, और ये ऊर्जा क्या होती है भाई, जाहिर सी बात है ये गर्म होते हैं तो इनके पास ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो यह ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु की सतह से विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे अवरक्त किरणें, जिनको इंफ्रारेड भी कहा जाता है, के रूप में उत्सर्जित होती हैं। तो ध्यान से समझना है, अगर कोई गर्म वस्तु है तो इस गर्म वस्तु से जो ऊष्मा निकलेगी, इस गर्म वस्तु से जो ऊष्मा जाएगी बाहर वातावरण में, ऊष्मा जो जाएगी वो आपकी इंफ्रारेड होंगी, वो आपकी कोई भी और तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं जिनको अवरक्त तरंगों के नाम से जाता है। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सारी होती हैं भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो बहुत सारी होती हैं और उनमें से अवरक्त तरंगें आपकी ये होती है जब ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। ठीक, अब इसके कुछ और, यह विकिरण वस्तु के तापमान के कारण होता है। वस्तु का जो तापमान है वो अगर ज़्यादा है तो ऊष्मा बाहर जाती है, किसके रूप में? अवरक्त विकिरण के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में। ठीक, और ऊष्मा जब वस्तु ठंडी हो, वातावरण गर्म हो तो ऊष्मा वस्तु में आती है। ठीक भैया, अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहला चीज़ उत्पत्ति, यह किसी भी वस्तु से उत्सर्जित होता है जिसका तापमान 0 केल्विन से अधिक होता है। 0 केल्विन से अगर अधिक है तो फिर जाहिर सी बात ऊष्मा जाएगी। इसका सबसे खास एग्जाम्पल है, अगर दो लोग एक जगह अगल बगल बैठे हुए हैं तो ठंडी के मौसम में क्या होता है कि एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह, एक आदमी ऊष्मा इसके अंदर भेजता है, दूसरा इसके अंदर, तो दोनों में ऊष्मा आने जाने लगती है, यानी गर्म लगती है पास पास बैठने से। ठीक, तो ये किसके कारण होता है? ये आपका भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि अवरक्त तरंगों के कारण होता है, क्योंकि इसका भी तापमान 0 केल्विन से ज़्यादा है और इसका भी ज़्यादा है, और हमारे शरीर का तो तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो जाहिर सी बात हो तो 0 से ज़्यादा है। अब संचरण, इसे संचरित करने के लिए किसी माध्यम या हवा या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी यात्रा कर सकता है, अंतरिक्ष में भी चल सकता है जहाँ कुछ भी नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो आती है वो ऊष्मीय विकिरण ही है, ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा ही है जो आती है। और जलती हुई आग के पास खड़े होने पर महसूस होने वाली गर्मी, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, विकिरण ऊर्जा का। ठीक है, या अवरक्त ऊर्जा या अवरक्त किरणों को आपको महसूस करना है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारे गर्मी लगती है, वैसे ही आग के किनारे खड़े होंगे तो जो गर्मी लगती है वो अवरक्त तरंगों के कारण लगती है। अब गर्म लोहे के टुकड़े से निकलने वाली चमक, एक लोहे को गर्म कर दीजिए तो वो आग जैसी चमक निकालने लगता है, तो वो भी आपकी विकिरण ऊर्जा होती है। ठीक, अब अवरक्त या विकिरण अवरक्त जिसको ऊष्मीय भी कहा जाता है, विकिरण में तथा प्रकाश में, माफ कीजिए, अवरक्त या ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में समानताएं क्या होती वो देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों में अगर किसी चीज का अंतर है
तो वो आपका केवल और केवल तरंग दैर्ध्य है। इन दोनों में केवल और केवल तरंग दैर्ध्य का अंतर होता है, बाकी सभी की सभी चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है भैया। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक लगभग होती है। और जबकि अवरक्त तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उनकी तरंग की कुछ न कुछ लंबाई होगी, वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर तक होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समानताएं कुछ देखते हैं। सबसे पहला, दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इन्हें चलने के लिए किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं होती। ये ऊर्जा अपने अंदर ऐसे ही भरे रहते हैं फोटान के रूप में। दोनों के संचरण के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। और दोनों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ये दोनों में सेम है। अगर हम विकिरण ऊर्जा की बात करें तो आप प्रकाश की बात कर सकते हैं, हम अगर विकिरण की बात करेंगे तो आप प्रकाश उसे कह सकते हैं। और दोनों में परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है, यानी अगर विकिरण ऊष्मा किसी वस्तु पर पड़ेगी वो पड़ करके वापस भी आएगी, उसके अंदर भी जाएगी, ये होता है। ठीक। और प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण दोनों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है तो स्पेक्ट्रम तो प्राप्त ही होगा। ठीक। अगर प्रिज्म से गुजरेगा तो कुछ न कुछ पैटर्न हमको पीछे दिखाई देगा। अब इनके उदाहरण, रिमोट कंट्रोल, रिमोट का यूज होता है ना, तो आपके टीवी, एसी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रिमोट कंट्रोल अवरक्त विकिरण का उपयोग करता है। ठीक है। अवरक्त विकिरण के कारण ही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब आप बटन दबाते हैं रिमोट का तो यह अदृश्य हमको दिखाई तो देता नहीं, अवरक्त किरणें भेजता है जो उपकरण द्वारा प्राप्त की जाती है और कमांड को अंजाम देती है और आदेश देती है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करो। आगे अगला है विद्युत हीटर। वो चीज़ तो हम जानते ही, इलेक्ट्रिक हीटर या रूम हीटर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ये गर्मी जो उत्सर्जित करते हैं वो अवरक्त विकिरण ही होती हैं, करके आपके कमरों को गर्म करते हैं, या विकिरण सीधे आपके शरीर और आसपास की वस्तुओं को गर्म करता है। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये चीज़ है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक। शरीर की गर्मी, हमारा शरीर भी लगातार अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है क्योंकि गर्म है, टेम्परेचर तो है ही है भाई। और यही कारण है ठंडी जगह पर जब हम एक दूसरे के पास बैठते हैं तो गर्मी महसूस होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला अवरक्त विकिरण दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, गर्म करता है। तो ये था भैया हमारा टॉपिक आज का, बस यही इतना ही टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो आप वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।